तो हम अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आ गए हैं, ठीक। और हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। हमने कॉर्नवालिस फिला के पहला पार्ट 1 इस चैप्टर का रोक दिया था, और अब हम ट्रीटी ऑफ बसेन की, उसमें शायद हम बात छेड़ दिए थे, मगर अब हम यहाँ से ट्रीटी ऑफ बसेन क्या है और ट्रीटी ऑफ बसेन के आगे सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड विलेस्ली, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस कहाँ कहाँ किस स्टेट्स में कब कब, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खुश मन के साथ, खुश होकर, बिना खुश के कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस रख के, ठीक है, पेशेंस रखना होगा, धैर्य से कोऑपरेट करना होगा, एक बार नहीं 2 बार सुनना होगा, समझना होगा, दिल लगाना होगा, तब आप हमसे सीख पाएंगे और हमसे भी आगे आप बढ़ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ट्रीटी ऑफ बसेन कब हुआ है? दिसंबर 1802। लिखते हैं इसको, TRIA, ट्रीटी ऑफ BASS, ट्रीटी ऑफ बसेन, ट्रीटी ऑफ बसेन। ट्रीटी ऑफ बसेन कब हुआ? दिसंबर 1802। दिसंबर 1802 थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ट्रीटी, डेट और ईयर को याद करने के लिहाज से, बस और कुछ नहीं। अब इसके पीछे का मकसद समझते हैं। ट्रीटी ऑफ बसेन वाज मेड बिटवीन पेशवा बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ बसेन किनके किनके बीच में हुआ है? पेशवा बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम है, जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया जाता है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है पेशवा बाजीराव टू द्वारा, बिकमिंग द फर्स्ट मराठा चीफ टू डू सो। और ऐसा करने वाले वो पहले मराठा चीफ होते हैं। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम भारत के अंदर कौन माना? पेशवा बाजीराव टू। और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट मराठा चीफ बनते हैं अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस। अब हम समझेंगे कि है क्या ये सब्सिडरी अलायंस। पेशवा एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश। मतलब अभी हम पिछले वाले लेक्चर में जब हम आपको डेट लिखवा रहे थे, पीरियड ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, उसी में है सब्सिडरी अलायंस। उसका मतलब ही सब्सिडरी अलायंस है। पेशवा एक्सेप्ट करते हैं इंग्लिश प्रोटेक्शन, कि हम भाई आपको सैनिक देंगे, हम अपने नए नए वेपन्स देंगे, ठीक, बदले में आप हमें उसका पैसा देंगे और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। सोचो अंग्रेज कितने चालाक थे। वो पहले कैंडिडेट के पास भी जाते हैं तो यही कहते हैं, दूसरे कैंडिडेट के पास भी जाते हैं तो यही कहते हैं, अपने सैनिक रखते हैं, अपने वेपन्स देते हैं, अपने जासूस रखते हैं, और उनके इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए भी अपना आदमी बैठाते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब अपना खुद का इंटरनल आदमी वहाँ बैठेगा तो उसकी जानकारी वो पाएगा, और वो कंपनी का आदमी रहेगा। 1857 से पहले कंपनी रूल था, बाद में चल के क्राउन रूल होता है। तो वो आके कंपनी को बताएगा कि भाई फलाना राजा के वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आस पड़ोस में ऐसे ऐसे उनके संबंध बिगड़े हुए हैं। अब वो कंपनी उठेगी, इसका फ़ायदा दूसरे के वहाँ उठाएगी, यार देखो वो ऐसा तुम्हारे खिलाफ ऐसा काम कर रहा है। अब युद्ध होगा तो कौन लड़ेगा? कंपनी के सैनिक लड़ेंगे। पैसा कौन देगा? राजा देगा। खर्च किसका होगा? राजा का होगा। फायदा किसका होगा? कंपनी का होगा। तो ये ऐसे लूटने का सब सिस्टम बना लिए थे सब्सिडरी अलायंस। अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एज पर द ट्रीटी के तहत जो संधि होती थी, ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड 60,000 soldiers to reinstate Peshwa at Pune, and the Peshwa promised land or having revenue worth 26 lakh annually as a payback। क्या होता है इस ट्रीटी के तहत, इस संधि के तहत ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? 60,000 सैनिक, बाप रे बाप कम नहीं होते, 60,000 सोल्जर्स
आज हमारा 23 अक्टूबर है और आज हमारे एक अग्निवीर योद्धा की खबर सुनाई दी कि वो अमर शहीद हो गए। ठीक, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो हम अपने पढ़ाई पे आते हैं। 60,000 सोल्जर्स को देने की बात कही। किसने? सैनिक ने। किसको? राजाओं को। अब क्या होगा? उसके बदले में राजा क्या देंगे? राजा क्या करेंगे? 26 लाख रुपया सालाना पैसा देंगे। ठीक है, समझो कितनी बड़ी रकम होती होगी उस जमाने में। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहे। लॉर्ड वेलेस्ली LORD वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहे लॉर्ड वेलेस्ली। And used subsidiary alliance as a tool to make Indian provinces puppet of Britishers। और सब्सिडरी अलायंस को ऐसे यूज़ किया जैसे ब्रिटिशर्स, जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, उस तरह का कि हम जैसे कहें वैसे रहोगे, उस तरह से भारत के राजाओं को, शासकों को बना दिया। ही डिड नॉट डिस्कवर दिस मेथड। वो इस मेथड को डिस्कवर नहीं किए थे, बल्कि वो कहाँ से पाए थे? दिस मेथड वॉज इन प्रैक्टिस अर्लियर ऑल्सो बट इट वॉज ग्रेजुअली इवॉल्व एंड द फाइनल शेप वॉज प्रोवाइडेड बाय वेलेस्ली। ये मेथड पहले से चला रहा था, बस इसको फाइनल शेप किसने दिया था? वेलेस्ली ने। एक्चुअली क्या था, जो फ्रांस का गवर्नर था डुप्लेक्स, वो बहुत ही चालाक राजा था ना, गवर्नर था। ठीक, डुप्लेक्स ने क्या किया था, इस मेथड का यूज़ अपने टाइम पीरियड में किया था। वो क्या करते थे, अपना खुद के सोल्जर्स, अपना खुद के इंटरनल अफेयर्स में अपना एक आदमी रखते थे राजा के पास। राजा से जो भी, राजा के महल में जो भी गतिविधियाँ होंगी उस पर एक नज़र स्पाई कराता था। ठीक, वो जाके उठ के डुप्लेक्स को बताता था, डुप्लेक्स उसके अनुसार राजनीति कूटनीति करते थे। इस मेथड को फाइनल शेप किसने दे दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्या नाम दिया था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर नाम लिखा था कि राजाओं को अच्छा लगे, अच्छा भाई सब्सिडरी अलायंस है। ब्रिटिशर्स यूज दिस टैक्टिक्स टू, और इसी चीज़ को ब्रिटिशर्स अपना लिए। अच्छा, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, अभी तक तो कहानी रही, ठीक, समझनी थी, जरूरी थी, नहीं तो सब कुछ ऊपर से चाहता। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस वॉज साइंड इन 1765 विद अवध, where company promised to protect the boundary of Awadh on a fixed payment to the company। हमको पैसा देते रहो, हम आपकी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ठीक, तो फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कब होता है? इसको याद करना बहुत जरूरी है। हमारी कहानी आज वीडियो की कहाँ से शुरू हुई है? ट्रीटी ऑफ बसेन से। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस, फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कब हुआ है? फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस वॉज इन 1765 अवध में। अवध के साथ हुआ था फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कि भैया हम आपको सैनिक देंगे, हम आपको अपने वेपन्स देंगे, आपको हमको बदले में हमारे सैनिक को भोजन देना है, उनकी सैलरी देनी है, और हमको खुद का आपको पैसा देना है, हमको देना है आपको। ठीक, और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी ज़मीन वमीन सब बचाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद द इवॉल्व वर्जन ऑफ सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली वाज एक्सेप्टेड बाय प्रिंस लिस्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस। और फिर धीरे धीरे ये सीक्वेंस और बढ़ता गया, एक्सपेंशन बढ़ता गया। अब ये डेट्स जो मैं लिखवाऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, देखने के टाइम पे तो लगता है कि सब कुछ है, मगर यकीन मानो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे ना कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूल जाएंगी। इसको बार बार रिवाइज करना होगा, हो सके तो आपको बार बार देखना होगा। मैं इसका शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, इसको अभी आप नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाइज याद कीजिए। सब्सिडरी अलायंस कब शुरू हुआ था? 1765 में अवध में। सेकेंड हुआ हैदराबाद में,
हैदराबाद में कब हुआ था? 1798 और 1800 के बीच में। थर्ड सब्सिडरी अलायंस कब हुआ है? थर्ड सब्सिडरी अलायंस मैसूर में, 1799 में। फोर्थ कब हुआ है? तंजौर में, TANJORE। कब? अक्टूबर, उसी साल में, मगर अक्टूबर 1799 में। ठीक। अवध में हुआ है पांचवा सब्सिडरी अलायंस, कहाँ पे? अवध में, नवंबर 1801 में। 6 पेशवा में, PESHWA, पेशवा, दिसंबर 1802 में। ठीक। भोंसले और बरार, भोंसले और BARAR, बरार दिसंबर 1803 में। ठीक। सिंधिया, SINDHIYA, FABRUAR, फरवरी 1804। 9 जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी। ठीक। तो यार ये है सबसे इम्पोर्टेंट सब्सिडरी अलायंस का, कब से कब तक, कौन से पीरियड में ये हुआ है। ठीक है, ये आपको याद करना है डेट वाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को बारी बारी से याद कीजिए। ठीक है, इन चीज़ों को, ईयर्स को याद कर लीजिए। सब्सिडरी अलायंस कब हुआ था? सबसे पहले अवध में 1765, दूसरा हैदराबाद में 1798 से 1800, तीसरा हुआ था मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, भोंसले और बरार दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, फिर जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर। फिर उसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल पे, जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल पे आ जाते हैं। ये एक ऐसा नाम आपके सामने दिख रहा है जिसने बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या है, रिफॉर्मेशंस, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके जुडिशरी तक इन्होंने फील्ड वर्क भी बहुत अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट किए, बड़े बड़े एक्शंस लिए। ठीक है, उड़ जाओ सब उड़ जाओ। तो माना कि बोरिंग है मगर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बनते ही बनते हैं, और जो चैप्टर चल रहा है उससे तो जरूर बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन जुलाई 1828 एज्यूम द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल बनते हैं। जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। ठीक। ही टुक सम बोल्ड स्टेप टू एलिमिनेट इविल सोशल प्रैक्टिस सच एज सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड। और ये बहुत बड़े बड़े जो भी एक्शन लेते हैं उसमें सबसे मशहूर जो रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे बड़ा सती सिस्टम और फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्भवती महिला को कोख में ही इन्फेंटिसाइड। ठीक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 2 चेंजेस सबसे बड़े किए। क्या रहा इसके पीछे? On the will of court of director, he tried to adopt neutral policies toward the princely Indian state wherever possible. ठीक, mismanagement in Jaipur one time grew so high that the British resident there was attacked, but William Bentinck did not interfere. ठीक है, कभी कभी मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता था, ठीक है, किसी में चीज़ को हैंडल करने में, मगर बेंटिक इतने अच्छे शानदार गवर्नर जनरल थे, बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल आउट करते थे उस तरह के कंडीशंस को। रेसिडेंस, कभी कभी तो वहाँ के ब्रिटिश रेसिडेंस पे भी अटैक होता था, तो ज़्यादा बेंटिक एक्शन मोड में नहीं रहते थे, बहुत उसको आराम से सिंपल वे में सुलझाने की कोशिश करते थे। सिमिलरली ही डिड नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी किंगडम, जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल। और जोधपुर हो चाहे कोटा हो चाहे भोपाल का राज हो, इन जगहों पे वो इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं किए कभी भी। When he has enough reason to do so, ऐसा, बल्कि वो उनके पास तमाम रीज़न थे कि वो कर सकते थे। Deviating from this policy, he merged Mysore in 1831 and province of Kurj and Kachar 1834 into English Empire because of extremism privilege। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो अभी मैंने स्टेंजा को पढ़ा है। ड्यूरिंग द 7-year रूल ऑफ बेंटिक 1828 से 1835, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेंटिक कब से कब तक रूल किए थे? बेंटिक 7 साल रूल किए हैं, 7 years ऑफ रूल रहा है। और कब से कब तक? 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का रूल रहा 7 साल का। ठीक, इसमें क्या क्या है बोला है? द ओल्ड पॉलिसीज अवर एन एक्सटेंशन और अमेंडमेंट, जो पुरानी पॉलिसीज थी कि युद्ध करना और एक्सपेंशन करना, उसको पूरी तरीके से वो खारिज कर देते हैं और नए पॉलिसीज को डेवलप करते हैं। विलियम बेंटिक इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म। और विलियम बेंटिक को 2 तरीके के रिफॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा याद रखा जाता है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और दूसरा है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में सती सिस्टम या फीमेल इन्फेंटिसाइड, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जो भी PWD हुआ, मतलब जितने भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर सकते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, उस रिफॉर्म को भी उन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एन अटेम्प्ट वाज मेड टूवर्ड टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे चार्टर एक्ट 1833 के तहत विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू दिस एक्ट। और चार्टर एक्ट 1833 एक ऐसा एक्ट है जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जीजी ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, क्या नाम दिया गया? जीजी ऑफ इंडिया। याद रखना भाई, जीजी मतलब गौतम गंभीर नहीं। किस एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट आने के बाद जीजी ऑफ बंगाल को जीजी ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, फिर इसमें क्या है? कैप्टन स्लीमन वाज अपॉइंटेड बाय द विलियम बेंटिक टू टैकल द ठग एक्टिविटी। ठग एक्टिविटीज जो भी किसी भी राज्य में आज भी चलती है, इनफैक्ट आज के समय में सबसे ज़्यादा हो गया। ठग एक्टिविटी को रोकने के लिए विलियम बेंटिक ने किस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था? कैप्टन स्लीमन। क्या नाम था? कैप्टन स्लीमन। कैप्टन स्लीमन नाम के ऑफिसर थे जिनको अपॉइंट किया था ठग एक्टिविटीज को रोकथाम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही अरेस्टेड 1500 ठग्स। बाप रे बाप, कैप्टन स्लीमन ने भाई साहब कमाल कर दिया। इन्होंने 1500 ठगों को पकड़ लिया। पता नहीं अब ठग को ही पकड़ा कि अपना प्रमोशन करने के लिए किसी को 1500 पकड़ के जेल में डाल दी। ठीक है, जस्ट फॉर जोक, हंसने हंसाने के लिए। बोरिंग चैप्टर, बोरिंग टॉपिक, बट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस डेवलप होते हैं इस चैप्टर से। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आगे चल के, देखना होश उड़ जाएंगे। मेनी ऑफ देम हैंग एंड रेस्ट ऑफ देम वे एग्जैक्ट। क्या करेंगे ये लोग? पकड़ेंगे कुछ लोग जो उदंडता करेंगे उनको फांसी की सजा, और किसी को काला पानी की सजा दे डालेंगे। बाई 1837 द ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ ठगी इंडेड, और 1837 तक आते आते 1837 तक आते आते क्या होता है, पूरी तरीके से ठग एक्टिविटी को किताबों में तो यही है कि बंदी हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइज बाई द डिक्लेरेशन ऑफ 1789 द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम बंगाल वाज स्टॉप। 1789 में डिक्लेरेशन बस कर दिया जाता है और स्लेव्स को जो ट्रांसफ़र होता है उसको रोक दिया जाता है। स्लेव माने गुलाम। एक्ट रिलेटेड टू स्लेव वेयर फॉर्मुलेटेड इन 1811 एंड 1823। स्लेव से रिलेटेड और भी जो एक्ट बने वो कब कब बने? 1811 में बने, 1823 में बने। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखो इसमें क्या हुआ, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ले आया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, और फिर अब क्या आ रहा है यहाँ पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 emphasize on formulating law by governor to end slavery as soon as possible। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत क्या किया गया, टू एंड स्लेवरी। स्लेवरी माने गुलाम, गुलामी, या पता नहीं हिंदी में अनुवाद सही लिखा नहीं, थोड़ा कमजोर हो गया, मगर गुलामी कहते हैं, गुलाम बना के रखना, उसके ऊपर काम करना शुरू किया गया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक, अब बाई 1843 स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, और 1843 जस्ट 10 साल के बाद, 1833 से 1843 जब होता है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, 1840, थोड़ा सही से लिखता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेहनत से खड़े हुए यार। 1833 से 1843 10 साल के अंदर स्लेवरी को पूरी तरह से इलीगल घोषित कर दिया जाता है, और 1860 इंडियन पैनल कोड डिक्लेयर्ड स्लेवरी एज ए क्राइम, और 1860 का इंडियन पैनल कोड स्लेवरी को क्राइम घोषित कर देता है, और 1860 का 1860 का आईपीसी इंडियन पैनल कोड, एक बार और रिपीट करता हूँ, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 स्लेवरी को पूरी तरीके से क्राइम घोषित कर देती है। तो ये यहाँ तक रहा, ये वीडियोस में यहाँ तक पहुँचे। अभी आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं तो हमको चैप्टर की समरी बढ़िया समझना है, तो इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। हमको लगता है पार्ट 3 भी आएगा, हो सकता है पार्ट 4 भी हो जाए। ठीक है, पुष्पा चल रहा है। ठीक है, पार्ट 3 में अब हम आगे पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में। तब तक वीडियो से थोड़ी भी अगर मदद मिल रही हो तो हमारी भी आप एक मदद करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। आप ही के थ्रू हम ज़्यादा रीच पा सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू और खुश रहिए।